बेसिकली इनके पेड कोर्सेज में ऑल इन वन सारी की सारी चीजें एक जैसी जगह पर होती है। कोई भी पेरिफेरल टॉपिक जैसा मैंने पहले बता दिया वो कवर होती है। करंट अफेयर्स के लिए इनका एक सीरीज आता है विन सीरीज, वो ये कवर करवाते हैं। चल रहा है उसके पैरेलली में रनिंग नोट्स जो सर ने ऑलरेडी पीडीएफ दिया होता था, तो उसको मैं वहीं पर हाईलाइट करता था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको वहीं पर लिख लिया करता था। प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम देता था, मतलब ऑन एन एवरेज माय प्रिपरेशन टाइम वाज मिनिमम 10-12 आवर्स, और वो भी मैं लाइब्रेरी में जाकर मतलब बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से करता था। तो मेरे पास टाइम था और मेरे को लर्न करना था, मेरे को इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। आपको कुछ प्लान बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि हाउ टू कंप्लीट इट इन 10-15 डेज, वो मैं यहाँ पर प्लान आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। जब कभी भी आप कंटेंट प्रिपेयर करें, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपके पास ना एक रिवीजन कार्ड टाइप की ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन का एक रिवीजन कार्ड है, तो देन ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको ट्रांसफर करेगी असेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो कि आईडीआरसीएल होगा। फिर उसके बाद ये जाएगी रिकवरी करेगी जिस किसी भी एंटिटी को उसने लोन दिया है। जैसे कोई टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आ गया, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर यहीं पर अटैच कर लिया। जैसे नीर रीर यहाँ पर पढ़ा मैंने, नीर रीर पर टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया, उसको मैंने यहीं पर अटैच कर लिया। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है, बुक्स जो है आपको अगर फॉलो करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। If you can watch this video till the end, I promise you economy for UPSC is gonna be 100% sorted for you. मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टू बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शंस जो इकोनॉमी के लिए कोई भी चूज करता है। फॉर एग्जांपल, नुडाल सर फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज विवेक सिंह सर फॉर इकोनॉमिक्स। ये दो ऑप्शंस बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही फेमस हैं। देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, बट आई हैव पर्सनली नॉट फॉलोड दोज ऑप्शंस। इन दोनों ऑप्शंस को मैंने बहुत ही हॉलिस्टिकली और मैंने पर्सनली एंड टू एंड कवर किया है, और वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स कवर किया है। तो हाउ इफ यू आर यूजिंग दीज सोर्सेस, तो उसको किस तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना है। दूसरा, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, तो फिर भी व्हाट इज द सेल्फ स्टडी प्लान, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक, दिस इज ऋषि जी। हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स जो कि आप यूज कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के प्रोसेस में। ऑलराइट, तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड एक चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करके एंड देन आई विल गेट बैक टू द कोर थिंग। ऑलराइट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। थर्ड ऑप्शन इज, in India, stock exchanges can offer separate trading platforms for debt. Which of the following statements above is or are correct? Option 1, 1 and 2. Option 2, 3 only. Option 3, 1, 2, 3. And option D, 2 and 3. अब इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया है, बेसिकली इसमें मुझे ये दिखाना था कि क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम अ वेरी चैप्टर स्पेसिफिक। जैसे अगर आप पहला ऑप्शन देखो, दिस ऑप्शन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, एनबीएफसी को क्या आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो विंडो है, इज इट एक्सेसिबल और नॉट, दिस वी यूजुअली कवर इन आवर मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर्स। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है। दिस स्पेसिफिक थिंग वी एक्चुअली कवर इन एक्सटर्नल सेक्टर, जो हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह में, तो वहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें से एफडीआई एंड एफआईआई ये चीज कवर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट वहां से पिक किया गया है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट विच इज टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एक्सचेंजेस कैन सेपरेट द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, मतलब कि क्या स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है, क्या वहां पर बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग, डेट मतलब बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग होती है क्या, ये थर्ड स्टेटमेंट है जो कि हम लोग कैपिटल मार्केट में करते हैं या फिर उसको कवर करते हैं। ऑलराइट, मेरा सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का ये है कि इफ वी सी दीस थ्री ऑप्शंस, तो हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस जो है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, जिस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ते हैं कि चैप्टर 1 मॉनेटरी पॉलिसी से ही क्वेश्चन आएगा, वैसा नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स को इंटीग्रेट करके उनका एमेलगेमेशन फॉर्म करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, और इसी तरीके से एक्चुअल में देखा जाए तो चीजें होती भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कोई भी न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो न्यूज आर्टिकल जब हम लोग न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट्स होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि बजट एंड टैक्सेशन पर कोई एक चीज है तो उस पर बजट एंड टैक्सेशन पर ही रेस्ट्रिक्टेड होगा। उसमें अगर करेंसी एक्सचेंज का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, इट विल कवर, द ऑथर विल ऑल्सो टॉक अबाउट किस तरीके से इसको जीडीपी में हाउ इज इट इम्पैक्टिंग, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इसको शेप दे सकता है, या फिर इसका यूज हम लोग पॉवर्टी इरेडिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटीग्रेटेड। तो हम जब भी स्टडी कर रहे होते हैं, हम जब भी अपना सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, हमारा प्रोसेस और हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वाटर टाइट फॉर्म में नहीं पढ़ना है, हमें चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, पहला। दूसरा, डोंट थिंक दैट कि आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो सीधे के सीधे ही पूछी जाएंगी। इट इज नॉट दैट कि वट एवर यू हैव लर्न इज डायरेक्टली गोना बी आस्क्ड। जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो कई बार अप्लाइड फॉर्म में होती है, पहला चीज। दूसरा,
कि आपको प्रिपेयर करते वक्त पूरा होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, लेकिन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट कर रहे हो, उस समय आपको एक पजल की तरह सॉल्व करना है। डोंट थिंक लाइक कि सारी की सारी चीजें मैं रिकॉल मेमोरी से रिकॉल करूंगा या करूंगी और उससे ये आंसर्स हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको क्या करना है कि सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके बाद ब्लैंक ब्लैंक जाना है अपने आप को एग्जाम हॉल में। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, आपको ब्लैंक ही जाना है, ये एंटिसिपेट करके जाओ, ये सोच कर जाओ कि आप ब्लैंक जाओगे, एंड देन वॉट एवर क्वेश्चन कम्स टू इज देयर, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, और उसको जो भी डेटा फैक्ट्स जो भी चीजें दी हो, उसको एक पजल है, उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड व्हेन योर माइंडसेट इज लाइक दिस कि तुम्हें एक पजल दिया जाएगा, पजल को सॉल्व करना है, देन योर आंसर सॉल्विंग एबिलिटी इनहैंसेस, और आंसर सॉल्व करने पर आपको बहुत ही बेहतर चांसेस बनते हैं। राइट, तो यहाँ पर मेरा इकोनॉमी का जो मैंने मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला कि आई विल ट्राई टू गिव यू अ रोड मैप जिसको आप 15 डेज में कवर कर सकते हो। एवरीबडी सेज दैट कि 10 टू 15 डेज में कवर करना कर सकते हो, बट हाउ, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। दूसरा, देखो एक एक बहुत ही ना नेगेटिव अंडर करंट चलता रहता है, कोई भी एक सोर्स फॉलो करो तो देर इज अ नेगेटिव ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन, कि बहुत सारे जो यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं, वो लोग जो एग्जिस्टिंग फैकल्टीज होते हैं उनको बैड लाइट में दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब वेरी एफिशिएंटली, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, या फिर व्हाटएवर इट इज। डोंट आई सजेस्ट कि उस ट्रैप पे आपको नहीं जाना है। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस का जो स्पेसिफिकली इकोनॉमी के लिए अप्रोच टोटली डिफरेंट होता है, आपको किस तरीके से दोनों को बैलेंस करना है, वो चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि अगर आप विवेक सिंह सर को फॉलो कर रहे हो, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह सर, तो आप कैसे फॉलो कर सकते हो। दूसरा, डॉक्टर मृणाल पटेल सर को आप अगर फॉलो कर रहे हो तो उनको किस तरीके से फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैंने दोनों ही सोर्सेस कंप्लीटली फॉलो किया और मल्टीपल टाइम्स मैंने फॉलो किया है। मतलब मृणाल पटेल सर का एक बहुत ही फेमस चीज होता है, आप बाबू सुना थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, इस टाइप के जो उनके मीम्स होते हैं बहुत ही कॉमन है अमंग द एस्पिरेंट्स। तो उस चीज को कैसे यूज करना है, जो कि थोड़ा सा मतलब उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो हम लोग कैसे कवर करेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो का एजेंडा क्या है, सबसे पहले मैं कवर करूंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देन आई विल गिव यू पीवाईक्यू एनालिसिस, और वैसे मैं यहाँ पर पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत डिटेल में नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इकोनॉमी स्पेसिफिक पीवाईक्यूज में एनालाइज करने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक उसका ट्रेंड में दिखाना चाहता हूँ। देन आपका प्री स्पेसिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए, फिर आपके सोर्सेस टू रेफर, जो सोर्सेस मैंने रेफर किया मेरा अप्रोच क्या था, एंड व्हाट सोर्सेस कैन यू रेफर, एंड देन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना, और नए अगर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, अब बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग सबसे पहले हम लोग ये देख ले कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स यूपीएससी इकोनॉमी। ऑलराइट, तो यूपीएससी इकोनॉमी में बेसिकली एक तो आता है कोर कॉन्सेप्ट्स, जो कि स्टैटिक थ्योरी आप कवर करोगे। दूसरा आता है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, जो कि करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग जनरली हम लोग कवर करते हैं, तो करंट अफेयर्स हम लोग समझ कर चलते हैं। बट यहाँ पर यूपीएससी इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड 2, 3, 6 और 5 मंथ से नहीं पूछे जाते हैं, कई बार वो 1, 2, 3 ईयर्स तक के इश्यूज को वो कवर करता है, जो कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तीसरा जो इसमें जो इस इकोनॉमी में पूछा जाता है वो होता है स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, उससे रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों जो चीजें, दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही रेलेवेंट है यूपीएससी इकोनॉमी के लिए, उसको कैसे कवर करना, उनका समरी कैसे कवर करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ऑलराइट, अब बात करते हैं यूपीएससी इकोनॉमिक्स में। बेसिकली देखो, जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, व्हाई डू आई फाइंड इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, द ओनली रीजन इज दैट कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एकदम सारी की सारी चीजें लॉजिकली डिराइव होती हैं। इट इज, आई कैन से इट इज अ लॉजिकल साइंस, जहां पर रूल्स बेस्ड चीजें चलती हैं, मतलब कि चीजों को एग्जीक्यूट करने का कोई ना कोई एक मेथड होता है। कोई चीज अगर मतलब कोई भी पॉलिसी अगर एग्जीक्यूट हो रही है, कोई भी पॉलिसी अगर डिजाइन की जा रही है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। दैट इज व्हाट मेक्स दिस सब्जेक्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग, पहला। और दूसरा, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए तो इसका वेटेज अगर आप देखो, प्रीलिम्स में, इकोनॉमी प्रीलिम्स में इस बार अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से अराउंड 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम कोर इकोनॉमी, और दूसरा कुछ स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थे, जो कि अराउंड 5 क्वेश्चंस उसके भी थे। एंड सेम गोस फॉर इकोनॉमी फॉर मेंस, मेंस में इकोनॉमी 50 मार्क्स का कोर इकोनॉमी पूछा जाता है, और एग्रीकल्चर अगर इसको इंक्लूड कर ले इसमें, क्योंकि इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर जनरली हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, तो इट इज एग्रीगेटेड अराउंड 100 मार्क्स, ठीक है। और इसका अगर कट ऑफ देखो, ये तो हो गया इसका मार्क्स, अब कट ऑफ देखो तो ही समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 2023 में कट ऑफ आया था 75 के आसपास, जनरल का 76 मार्क्स, और 2022 में कट ऑफ आया था 82, 88, 89 मार्क्स, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कट ऑफ का ऑलमोस्ट, अगर आप देखो 15 क्वेश्चंस, मतलब कि अगर आप मार्क्स को अगर कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी कमिंग अराउंड 30 मार्क्स, विच इज लाइक मोर देन 1/3 ऑफ द कट ऑफ। तो आप इससे समझ सकते हो कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस कितना है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि मैंने विवेक सिंह सर को और मृणाल सर को, दोनों जन को ही फॉलो किया था, दोनों ही फैकल्टीज को मैंने फॉलो किया था, और
मतलब दोनों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि विवेक सिंह सर को अगर देखा जाए तो इट इज स्लाइटली लेंदी, लेकिन ये इसको भी मैं प्रूव करूंगा कि किस तरीके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लेंदी चीजों को मैनेज किया कैसे करना है। बट इनका जो कंटेंट होता है वो पढ़ने में एक फन भी होता है। दूसरा, सारी की सारी चीजें ऑल इन वन है, मतलब इट इज नॉट दैट कि ये रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ इकोनॉमी ही है। यहाँ पर इकोनॉमी कोर तो है ही, साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, और जो पेरीफेरी टॉपिक्स होते हैं, मतलब जो कोर इकोनॉमी है उसके साथ ही साथ जो सोशल जस्टिस हो गया जो जीएसटी में आता है, या फिर सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विमेन रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी, तो ये जो इश्यूज होता है ये एक्चुअल में सर इसमें ही कवर करते हैं। तीसरा, करंट अफेयर्स, इनका विन सीरीज चलता है, ही ऑलरेडी कवर्स इन दैट। और नेक्स्ट चीज इज दैट, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये पूरी की पूरी इसमें कुछ ऐसे आपके नोट्स में ऐसी चीजों को ग्राफिक्स शेयर करते हैं जो कि आपको एक स्नैपशॉट मेमोरी प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो दैट इज व्हाट अबाउट मृणाल सर्स कंटेंट। इफ वी टॉक अबाउट विवेक सिंह सर्स कंटेंट, तो इनका जो बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, बहुत बेहतरीन बुक है, मतलब टू द पॉइंट है, बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर में लिखा गया है। और मतलब अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जो बेस आपका प्रिपेयर करना है, दैट इज वेरी वेल कवर्ड हियर। तो अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इनफैक्ट ये हेल्प करता है। और प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए इनका एक सेपरेट बुक है इको 550 करके, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा है। सारे के सारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब टेस्ट हो जाते हैं कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल और नॉट, फाइंड हाउ डू वी अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स, दिस इज वन थिंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रिपेयर कैसे करना। देखो, हमारा प्रिपरेशन का इकोनॉमी प्रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका होना चाहिए कि जो भी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस करना है, मेमोराइजेशन पर रिलेटिवली कम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस से ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन का डिमांड कैसा होता है और क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वी कैन एडजस्ट आवर प्रिपरेशन। फिर प्रैक्टिस करना है, स्टैटिक कोर टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब दिए जाते हैं, जैसे मैंने इको 550 जो विवेक सिंह सर का बुक है वो मैंने सजेस्ट किया। दूसरा, अगर मृणाल सर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मृणाल सर में उनका खुद का एक मतलब टेस्ट सीरीज होता है बेसिकली। अगर उनका आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स में भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा अगर आप उनका नोट्स फॉलो कर रहे हो तो नोट्स में भी हर टॉपिक के नीचे उनका क्वेश्चन होता है, पीवाईक्यूज जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीपीएफ हो, चाहे ईपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस हो। यूपीएससी कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट कर रही है तो उसके क्वेश्चंस उन्होंने ऑलरेडी सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज देकर रखे हैं। दैट इज व्हाट यू कैन रेफर। और नेक्स्ट चीज इज किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स या फिर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जिसको मैं बोलता हूँ, और इन जनरल कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ही पूछा जाता है, तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को कैसे कवर करना है अगर आप विवेक सिंह सर को फॉलो कर रहे हो तो, और या फिर अगर आप मृणाल सर को फॉलो कर रहे हो तो ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स की जो पीवाईक्यू एनालिसिस होती है वो कैसे करना होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक तो आते हैं बहुत ही बाउंसर क्वेश्चंस, तो उनसे लड़ना नहीं है, उनको डक करना है, उनको स्किप करना है। लेकिन जो फुल टॉस क्वेश्चंस है उनको कैसे कवर करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, लेकिन मैं पीवाईक्यू एनालिसिस वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो टू कवर पीवाईक्यूज। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट मतलब सेपरेट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आई एम जस्ट शोइंग यू कि किस तरीके से पीवाई मतलब इकोनॉमी जो प्रीलिम्स 2024 में जो पूछा गया था, ये एक तरीके से रियलिटी चेक हमें देता है कि अगर जब हम लोग क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा प्रिपरेशन लेवल क्या है और क्या पूछा जा रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रांजिशन बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर्स नहीं डिस्कस करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने मतलब ये जो पेपर है, दिस इज माय ओन पेपर, मतलब ये मैंने टेस्ट जब मैंने अटेम्प्ट लिया था तो उसी समय का ये मैंने फोटो रखा है, जो ब्लैक में दिख रहा है दैट इज व्हाट आई हैव मार्क्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, और बाकी जो ग्रीन और रेड से है दैट इज व्हाट आई हैव रिटन जस्ट टू सिंपलीफाई द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, देन आई विल गो बैक टू द ओरिजिनल थिंग। एक क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या बोला है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of US treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment, that is मतलब दिस इज द स्टेटमेंट कि अगर यूएसए गवर्नमेंट अगर अपना डेट पर डिफॉल्ट करती है तो जो उसके होल्डर्स होंगे, जो उसके मतलब बॉन्ड होल्डर्स होंगे, उनको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हो पाएगा, दे कैन नॉट क्लेम दैट, दैट इज ट्रू। फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है, इज स्टेटमेंट इज यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज अगेन ट्रू। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अभी कोई भी एक बिजनेस पर्सन है, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, अगर वो लोग जाएंगे किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए तो दे हैव टू गिव सम कोलेटरल, तो उनको ऐसा नहीं होता कि बिना कोलेटरल लिए उनको डेट मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के केस में वो फेथ पर चलता है, इफ गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स देन नथिंग वुड हैपन, क्योंकि वो एक सॉवरेन बॉडी है। ऑलराइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट वन। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन बना है। लाइकवाइज यहाँ पर सिंडिकेट लेंडिंग पर एक क्वेश्चन आया कि सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, दैट इज ट्रू, क्योंकि सिंडिकेट लेंडिंग का मतलब क्या है, आप अकेले लेंड नहीं कर रहे हो, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु वुड बी लेंडिंग, ग्रुप ऑफ एंटिटीज। जैसे अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है एंड यू आर द बिल्डर, तो आपको अगर 100 करोड़ रुपीज चाहिए, 100 करोड़ या फिर 200 करोड़ वट एवर अमाउंट,
तो आपको जो लोन होगा, जो डेट होगा, वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं देगा, जैसे एसबीआई से नहीं देगा, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, ये सब मिलकर एक सिंडिकेट फॉर्म करेंगे और फिर वो लेंड करेंगे ताकि रिस्क स्प्रेड हो जाए। पहला तो सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ borrower default across multiple lenders, that is true. Next, the syndicate loan can be a fixed amount or lump sum of funds but cannot be credit line. देखो ये बोल रहा है कि पहली बात तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट तो मतलब सिंडिकेट लेंडिंग में जो अमाउंट दिया जाएगा वो एक तरीके से एक साथ फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाएगा या फिर एक लमसम में दिया जाएगा। इट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन, ये बोला क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता, क्यों? पहले तो आपको क्रेडिट लाइन समझना है। क्रेडिट लाइन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपने प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 200 करोड़ डे वन में ही मेरे को चाहिए। मेरे को डे वन में हो सकता है कि इनिशियल जो कॉस्ट होगी, जो उसका डिजाइनिंग होगा, जो मतलब जो इंजीनियर होगा उसको या फिर जो आर्किटेक्ट होगा उसको बुलाकर हम लोग बैठकर डिस्कस करेंगे। तो वो जो डिस्कशन होगा हो सकता है उसके लिए 5 करोड़ 10 करोड़ ही रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग फेज में जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए 20-30 करोड़ चाहिए। तो एक साथ सारा नहीं चाहिए, धीरे धीरे चाहिए। तो क्रेडिट लाइन क्या बोलता है कि यू हैव गॉटन 100 करोड़ क्रेडिट लाइन, नाउ एज पर योर रिक्वायरमेंट यू टेक दैट मनी। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही आप दो। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि जब अमाउंट हम लोग लेते हैं तो अमाउंट पर हमें जो इंटरेस्ट देना है वो उस समय देना है, ना कि सबका इंटरेस्ट एक साथ देना है। मतलब अगर आपने फर्स्ट मंथ में अगर आपने 5 करोड़ लिया तो आपको इंटरेस्ट जो होगा वो 5 करोड़ फर्स्ट मंथ से देना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर 12 मंथ्स के बाद 20 करोड़ लिया तो जो 20 करोड़ का इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो 12 मंथ के बाद स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपके ऊपर मतलब एज जो बोरोवर होगा, बोरोवर के ऊपर जो इंटरेस्ट का जो बर्डन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, सेम गोज फॉर मतलब इस तरीके से चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो ये बोला कि क्रेडिट मतलब क्रेडिट लाइन में ये चीजें सिंडिकेट लेंडिंग वर्क नहीं करती। बट एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए? तो मतलब इट इज जस्ट लाइक अनदर लेंडिंग ओनली। तो ये चीज, ये स्टेटमेंट गलत जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये चीज आ जाती है। इस तरीके से दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो कि इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू अप्लाई द थिंग्स। ठीक है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गया, फिर अगला क्वेश्चन है कुछ स्कीम्स पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जैसे ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस तरीके से कर करके देयर आर क्वेश्चंस। ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो में, क्योंकि आई जस्ट माय फोकस इज कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अगर उन सोर्सेस को, जो सोर्सेस मैंने शुरू में डिस्कस किए हैं वो, ये मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज वॉच दैट वीडियो सेपरेटली। वहां पर मैं डेडिकेटेड क्या मेरा थॉट प्रोसेस था उस समय उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए करते वक्त, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। तो पीवाईक्यू का ट्रेंड बेसिकली एक ये तो 2024 का हम लोग ने देख लिया, बट ओवरऑल पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रहा है वो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू विल सी हियर। जैसे 2023, 2022, 2021 एंड 2020 में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। जैसे अगर यहाँ पर मैं पिलर वाइज में डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा, पिलर वाइज मतलब जो मृणाल सर ने फॉलो किया, क्योंकि उससे सेग्रीगेशन करना थोड़ा सा आसान था इसलिए, और उनके ही मैंने रेफरेंस पे लिया हुआ है। तो बेसिकली मृणाल सर क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को ये 6 पिलर में कवर करते हैं। पहला पिलर होगा मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, रेपो, इस टाइप की चीजें कवर करते हैं। फिर पिलर 2 जो होता है इनका बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एफआरबीएम एक्ट हो गया, ये सारी की सारी चीजें वो कवर करते हैं। ये इसमें ही बजट टैक्सेशन वाली चीजें जो होती हैं वो कवर करते हैं। सिमिलरली जो पिलर 3 होता है, पिलर 3 में ही टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये जो चीजें होती हैं। फिर नीर रीर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्सचेंज रेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज व्हाट ही डिस्कसेस इन पिलर 3। देन इन पिलर 4, जो पिलर 4 जो होता है वो उसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन या फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो होती है वो चीजें वो कवर करते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर। फिर उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमी का जो कुछ पार्ट होता है वो इसमें डिस्कस करते हैं। एंड देन ही कवर्स infrastructure separately in pillar 5 and finally in pillar 6 he talks about human resource development, poverty, health, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, this is what he covers in his fifth pillar। तो अगर हम लोग सेग्रीगेशन देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एज यू कैन सी मॉनेटरी पॉलिसी से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइकवाइज शेयर मार्केट से भी अभी रिसेंट पास्ट में जैसे लास्ट ईयर 2023 में बहुत ही स्पेसिफिक नुआंस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फिर पिलर 1 डी में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर पिलर 2 में जो एफआरबीएम डेफिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट जो है डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट हो गया, फिर गवर्नमेंट डेफिसिट हो गया या फिर फिजिकल डेफिसिट हो गया, फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई जो पिलर 3 है उससे देखो एवरी ईयर क्वेश्चन आर गेटिंग आस्क्ड। पिलर 3 से देखो आरबीआई एक्सचेंज रेट, अगेन यहाँ पर भी नीर रीर एक्सचेंज रेट वाला जो है वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। फिर पिलर 4 से थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिलर 4 से मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस। एंड लाइक जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। तो ओवरऑल व्हाट वी हैव टू सी इज दैट ये जो सर का कंटेंट है इसके हिसाब से पूरा हमें एक साथ नहीं पढ़ना होता है, पहले हमें कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रायोरिटी सेट करना है। तो जब हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे अभी हम लोग ने देखा, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वाला जो टॉपिक है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ये सबसे हाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। देखो एवरी ईयर अराउंड ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चन। फिर बजट पर जो क्वेश्चन आता है उस पर मतलब
उतना ज्यादा नहीं होता है। बट इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसका जो प्रायोरिटी होना चाहिए सेकंड होना चाहिए। पिलर 1 सबसे पहले करना है, देन पिलर 3 आपको रीड करना है, मतलब आपको करना तो सभी है बट प्रायोरिटी। और फिर पिलर 4 जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वो उससे भी क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, अब इकोनॉमी प्रिपेयर करने के लिए जो इन जनरल हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हमारा जो प्रिपरेशन प्रोसेस होना चाहिए, पीवाईक्यूज एनालाइज करना है, जब भी कंटेंट कवर करना है कोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है, फैक्ट्स भी रिमेंबर रखना है क्योंकि फैक्ट्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें इट्स नॉट दैट कि ओनली कोर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आर गेटिंग आस्क्ड, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस बार का प्रधानमंत्री श्रम योजना, जो श्रम योगी योजना जो था, तो वो एक्चुअल में फैक्चुअल क्वेश्चन ही था। या फिर मातृत्व वंदन योजना, वो भी एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन ही था। तो जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो तो कोर फैक्चुअल ही होते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कवर करना है, ये इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स हमें देखना होता है। तो एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि जब जब कभी भी आप कंटेंट प्रिपेयर करें, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपके पास ना एक रिवीजन कार्ड टाइप की ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन का एक रिवीजन कार्ड है, तो कैसे बनाना है, तो इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स आप सेट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नो। लेकिन क्या वो मतलब इससे डिमांड और सप्लाई अफेक्ट होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर वैसे ही क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यस, क्योंकि अगर आप उधार लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा लेकर आप स्पेंड करोगे तो लोगों के हाथ में मनी आएगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ना एमसीक्यूज में, ये सीरियसली पूछा जाता है कि इंक्रीज इन लोन वेवर विल इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन ऑन इन्फ्लेशन, अगर लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो हाउ इट विल इफेक्ट द इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ेगा, मोर मनी रीचेस द हैंड ऑफ द पीपल, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा पैसा है, मतलब इफ मोर मनी इज चेंजिंग द लिमिटेड आउटपुट देन ऑब्वियसली इट विल हैव इम्पैक्ट। तो इस तरीके से बेसिकली चीजों को कवर करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रिवीजन कार्ड्स, सेम गोस फॉर कंट्रोल ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या है और कौन एक्शन लेता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, फॉरेन करेंसी कैसे इंपैक्ट होती है और ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है। इस तरीके से आपको रिवीजन कार्ड्स अपने लिए बनाकर रखने हैं ताकि आपको रिवीजन क्विक हो और एग्जाम हॉल में या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्विक फैक्चुअल चीजें याद हो। ये फैक्चुअल चीजें होती है, इसमें बहुत ज्यादा चीजों को अप्लाई करके अगर आप डिराइव करोगे इट विल टेक टाइम। तो रादर देन डूइंग दैट आप यहाँ पर अपना टाइम सेव करो। जैसे फॉर एग्जांपल इसी के लिए करेंसी डेप्रिसिएशन के लिए बूस्टिंग ऑफ एफडीआई या फिर एफआईआई इनफ्लो, अगर एफडीआई और एफआईआई इनफ्लो अगर बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी जो होती है किस तरीके से बढ़ती है, इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अगर बढ़ जाएगी तो किस तरीके से वो इंडियन करेंसी को डिप्रिसिएट करेगा, क्योंकि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो डिप्रिसिएट होगी। तो इस तरीके से चीजों को कवर करना है, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो ऐसा इंटर रिलेशन भी आपको एस्टैब्लिश करना है, एक आप डॉक्यूमेंट बना दो, उसमें आप देख लो कि डिक्रीज इन सीआरआर हाउ इट इज रिलेटेड, मतलब इसका व्हेन इन्फ्लेशन इज वेरी लो एंड नीड्स एक्सट्रीम मेजर्स टू ब्रिंग इट टू हेल्दी लेवल्स, तब सीआरआर को डिक्रीज किया जाना चाहिए। इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट में इंक्रीज हो रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट, इंडिकेट्स इंक्रीज बोरोइंग may lead to higher inflation, correlated with the higher interest rate। इस तरीके से आपको बॉन्ड प्राइस में अगर राइज हो रहा है तो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल तो बॉन्ड प्राइसेस में राइज होता है। फिर डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट इट विल लीड टू इन्फ्लेशन इज लो, इन्फ्लेशन अगर लो है तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो को डिक्रीज करना पड़ेगा, करना चाहिए। इंक्रीज इन सीआरआर, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि अगर सीआरआर को इंपैक्ट को इंक्रीज करोगे तो इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, जब इन्फ्लेशन बहुत हाई है और नीड्स एक्सट्रीम मेजर्स तो सीआरआर को बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें आपके पास एक इंटर रिलेशन आपके पास हो, राइट। तो इससे आपकी चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती है, ओके। तो प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर देखा जाए तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करना होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कवर करना होता है, फिस्कल पॉलिसी कवर करना है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड, ये कोर इकोनॉमिक कंटेंट है जो आपको कवर करने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपके और चीजें कवर करनी है तो फिर एग्रीकल्चर के भी कुछ कुछ पार्ट्स, स्कीम्स स्कीम्स जो होती हैं या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट तो यहाँ पर कवर करोगे ही आप। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर प्रीलिम्स, ओके। अब चलते हैं, ये तो हो गया कि हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा सोर्स फॉलो करना है और उस सोर्स को मैंने कैसे यूज किया, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। और यहाँ से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द सोर्सेस। पहले मैं डॉक्टर मुरार पटेल सर का डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल टॉक अबाउट विवेक सिंह सर। डॉक्टर मुरार पटेल सर का बेसिकली क्या है कि इनका जो कंटेंट होता है बेसिकली इनका बैचेस चलते हैं और मैंने इनके पेड कोर्सेज लिए थे। बेसिकली इनके पेड कोर्सेज में ऑल इन वन सारी की सारी चीजें एक जगह पर होती है, कोई भी पेरिफेरल टॉपिक जैसा मैंने पहले बता दिया वो कवर होती है। करंट अफेयर्स के लिए इनका एक सीरीज आता है विन सीरीज, वो ये कवर करवाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इनका जो नोट्स अगर आप रीड कर रहे हो तो आप पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए, कोर थिंग्स पर फोकस होना चाहिए कि क्या कोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद इनका जो नोट्स है इवन दो इट इज बल्कि लोग कहते हैं बट इन माय ओपिनियन
पहली बात तो ये कि बहुत ही बेसिक्स ये कवर करते हैं, पहला। दूसरा, इनके जो नोट्स होते हैं ना बेसिकली वो पॉइंट वाइज होते हैं, तो अगर पॉइंट वाइज होते हैं, अगर उसी को पैरा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इट विल रिड्यूस हेविली, मतलब ये रिड्यूस काफी हो जाएगा। तीसरा, कि इनका हर एक टॉपिक के नीचे इन्होंने पीवाईक्यूज उसके साथ ही दिया, और सिर्फ पीवाईक्यू यूपीएससी के नहीं, सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ, जितने भी यूपीएससी अदर एग्जाम्स कंडक्ट करती है उन सब के हैं, तो ऑब्वियसली बात है साइज तो बढ़ेगा ही। और नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये अपने नोट्स में ग्राफिक्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये यहाँ पर इनको डिस्कस करें किस तरीके से एनपीए फॉर्मेशन में किस तरीके से मतलब क्या-क्या होता है, इक्विटी होता है, बॉन्ड होता है, डिपॉजिट्स होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, ये सब मिलाकर किसी भी एक कंपनी का एसेट बनता है। फिर उसमें सीआरआर, एसएलआर का रिक्वायरमेंट होता है, बैड लोन्स क्या होते हैं, ये सब ये इस तरीके से ग्राफिक्स बनाकर ये दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ें समझना आसान हो जाता है। जैसे बैड बैंक का इन्होंने एग्जांपल लिया था, तो बैड किसी भी कोई भी बैंक है, तो उसके पास जो ऐसे एसेट्स ऐसे लोन्स हैं जो अभी बैड हो चुके हैं, जिनसे रिकवरी एक जो डिफाइंड टाइम था उसके बियॉन्ड जा चुका है। तो फिर उस अमाउंट को उसके बैलेंस शीट से हटाने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद एन आइडिया कि इसको सोल्ड कर दो एक एनआरसीएल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। देन ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको ट्रांसफर करेगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो कि आईडीआरसीएल होगा। फिर उसके बाद ये जाएगी रिकवरी करेगी जिस किसी भी एंटिटी को उसने लोन दिया है। और इस एआरसी जो होगी, एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होगी, वो टोटल अमाउंट का 30% अराउंड या फिर 15% ये कैश दे देगी इस बैंक को, तो उसके पास इमीडिएटली लिक्विडिटी एक्सेस हो जाएगा। बाकी 85% का वो एक रिसीट देगी, सिक्योरिटी रिसीट, जिस पर गारंटी गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से ये चीज आप सोचो ना, रीड करो तो कितना क्विकली हो जा रहा है, लेकिन इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ स्पेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इनके जो नोट्स होते हैं वो थोड़ा सा बल्कि हो जाते हैं। सेम गोस फॉर यहाँ पर अगर आप बोलो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेशन 7% है, अगर आपका नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो 6% है, तो नोबडी वुड गेट इनटू द फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि उसमें तो उसका मनी लॉस हो रहा है। देन पीपल गेट इनटू द गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पर उसका रिटर्न अराउंड 9% है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसा इन्होंने इन्फोग्राफिक दिखाया, थोड़ा सा एक कॉमिक एलिमेंट इन्होंने दिखाया, तो इससे ये चीजें आसान हो जाती है, बट थोड़ा सा बल्कि होता है। बट यू अगर आप कोर कंटेंट पर फोकस करोगे तो इट इज नॉट बल्कि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। आपको रिवाइज करते वक्त सर का इंडेक्स इतना बेहतरीन होता है कि आप इंडेक्स से ही चीजों को रिवाइज कर सकते हो। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इंडेक्स पर जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई ट्रक लोड ऑफ अपडेट्स, तो यूपीआई में बेसिकली क्या हुआ कि डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ाया गया, यूपीआई लाइट लाया गया, एनएफसी लाया गया, इंटरचेंज फॉर एनपीसीआई क्या होता है उसको एक नया बनाया गया। तो इससे अगर आप यहाँ पर पढ़ो और वहां पर रिकॉल करो कि आपने क्या ये चीजें जो वहां पर रीड की थी क्या वो रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी से ही आपको अगर कोई चीज रिकॉल नहीं हो रहा है उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली उस पेज पर जंप करो, उसको रिवाइज करो। इन दिस वे यू कैन यूज इंडेक्स फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, और इनका इंडेक्स इज वेरी वेरी इफेक्टिव। मतलब ये मतलब मैं जब पहले शुरू शुरू में मैं इनको यूज करता था तो देन आई यूज टू यूज इट। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि हाउ आई यूज डॉक्टर मृणाल पटेल सर एंटायर कोर्स एंड नोट्स, वो मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि सबसे पहले मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेता था, सिलेबस मैपिंग वगैरह की किस टॉपिक से कहाँ पर कितना आ रहा है, ताकि एक हम एक्टिवली पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग पैसिवली बैठ जाए गए क्लासरूम में बैठ गए और जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो हम लोग इम्बाइब कर रहे हैं। दैट इज नॉट वी हैव टू डू। सबसे पहले आप खुद वो रिसर्च करो, आप खुद वो एनालिसिस करो, तब जाकर आप एक्टिव इंगेज कर पाओगे, एंड वी हैव टू लर्न इन अ वेरी इंगेज्ड मैनर। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर, तो इस तरीके से इनका वीडियो लेक्चर आपको मतलब जैसे यहाँ पर दिखाया, तो आई एनरोल, तो वीडियो लेक्चर में 50 अराउंड 50 और लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद उसमें क्विज भी होता है, तो वो लेक्चर्स डेली मैं क्या करता था, लेक्चर चल रहा है उसके पैरेलली में रनिंग नोट्स जो सर ने ऑलरेडी पीडीएफ दिया होता था, तो उसको मैं वहीं पर हाईलाइट करता था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको वहीं पर लिख लिया करता था। इस तरीके से मेरा नोट्स बन जाता था, मतलब रनिंग नोट्स। फिर उसके बाद क्या करता था, जैसे ही class gets over, then I sit down and start reading the same thing from the notes itself. एक बार तो जो पढ़ा रहे उसको, लेकिन नाउ I'll keep everything aside immediately, लेक्चर एंड होने के तुरंत बाद ही अराउंड 20-25 पेजेस का एक लेक्चर में कवर करते थे, उसको मैं इमीडिएटली रीड कर लेता था, ताकि एक मतलब जो रिटेंशन होती है वो क्विक हो जाती है और उसको रिवीजन वेरी क्विक हो जाता है। तो फर्स्ट रिवीजन राइट आफ्टर लेक्चर गेट्स ओवर। फिर उसके बाद क्या करता था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए उसी पीडीएफ में ही पीवाईक्यूज दिए होते थे, तो पीवाईक्यूज जो अलाइंड होते थे उससे क्या होता था कि चीजें बहुत ज्यादा इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती थी। ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेस, एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें हैं, सॉर्टेड है, उसको कवर करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, आगे बढ़ो। एंड देन और प्रैक्टिस करने के लिए वीकली क्विज होता था, तो वीकली क्विज जो होता था वो उसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस होते थे हर एक क्विज में। तो वो 30 क्वेश्चंस उस टॉपिक पर, जैसे मान लो कि आज पिलर 1 बी सर ने कवर किया, तो 1 बी पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर वो क्वेश्चंस आएंगे, उसको अटेम्प्ट करना है और प्रैक्टिस करना है, और फिर उसी क्वेश्चन को उसी क्विज को सर क्लास में नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करते थे। इससे क्या होता था कि चीजें प्रैक्टिस में भी आ रही है, डिस्कशंस भी हो रहा है, और सारी की सारी चीजें होलिस्टिकली हो रही है। फिर अगर आपको डाउट है तो सर एक गूगल शीट शेयर करते थे, गूगल फॉर्म शेयर करते थे, उसमें यू हैव टू पुट योर डाउट, और वो नेक्स्ट वीडियो के पहले, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के पहले, वो जनरली वीक में एक बार वो सारे के सारे आंसर्स को रिस्पॉन्ड कर देते थे। और फाइनली जब कोर्स एंड होता था तो एंड में एक मेगा क्विज होता था जो कि फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस का होता था, पूरे फॉर ऑल 6 पिलर्स। तो उससे मतलब एक हॉलिस्टिक आपका कवरेज हो जाता था। और दिस इज हाउ आई डिड जब मैं सर का फॉलो करता था। ठीक है, तो एक तरीके से हमें करना क्या है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए जब हम कंटेंट को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, और
सेकंड रीडिंग में, फर्स्ट फेज 1 में तो इस तरीके से करना है, और जब सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तब हमें कंसोलिडेशन पर फोकस करना है, प्रायोरिटाइजेशन करना है कि पिलर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद पिलर 3 करना है, फिर पिलर 2, फिर पिलर 4। ये मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ। फाइनली वैल्यूएशन चीजों को करना है। ठीक है, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखा सकता हूँ बेसिकली, उसमें बेसिकली किस तरीके से आप रीड करते हो, बट आई बिलीव कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बता दिया कि मैं हाईलाइट कर लेता था, और जब मैं रिवाइज करता था तो मैं इंडेक्स का यूज करता था, और दूसरा जो हाईलाइटेड पार्ट्स होते थे मैं उस पर फोकस करता था, ना कि पूरा, जैसे ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, अब मैंने पूरा समझ लिया कि किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसी पर ही, कि डिमांड ऑफ मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी जो है वो हमें पढ़नी है। तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया है। डायरेक्टली कम टू, इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, क्यों हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी प्रेफर की जाती है, उसके लिए 3, एक है ट्रांजैक्शन मोटिव मोटिव। अब आप चाहिए तो अगर आप क्विक रिवीजन करें तो सिर्फ इसी इसी ग्राफिक से ही रिवाइज कर सकते हो। एक ट्रांजैक्शन मोटिव से करते हैं, एक प्रिकॉशनरी मोटिव से, तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव। और इससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएट डिमांड है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। प्रिकॉशनरी मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी आ गया, हेल्थ इमरजेंसी आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए हम लोग कुछ पैसा अपने पास रखते हैं। देन स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि कोई सडन कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना हुआ, फॉर एग्जांपल कहीं सडनली कोई शेयर्स बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, तो मैं तुरंत ही उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर गोल्ड लोन्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इन 3 मोटिव से बेसिकली मोटिव से ही लोग अपने पास लिक्विड फॉर्म में अपना मनी रखते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल रिवाइज। तो इस तरीके से मतलब कि हम, मतलब मैं इनको यूज करता था, इनके नोट्स को, और एक्चुअल में रिवीजन के तुरंत बाद ही मैं पीवाईक्यूज लगा लेता था, या फिर पहले पीवाईक्यूज लगाता था, फिर उस पार्ट को मैं रिवाइज कर लेता था। तो इससे क्या होता था कि जो चीजें हैं वो बहुत ही इंगेज फॉर्म में है, ये नहीं कि बहुत ही पैसिव, ठीक है पेज पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेज खोला है, वैसा नहीं होता था। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सोर्स जो मैंने फॉलो किया था, वो था विवेक सिंह सर का। विवेक सिंह सर का मैंने पेड कोर्स लिया था। अभी मैं वो बताऊंगा कि अगर आप बिना पेड कोर्स है तो फिर भी आप कैसे कर सकते हो, बट पहले मैं बता दे रहा हूँ दोज हु हैव टेकन पेड कोर्सेज, तो वो कैसे फॉलो करेंगे। मैंने इनके कोर्स को कम से कम 3 से 4 बार मैंने किया था, और आई लव्ड इट, मतलब बहुत मजा आता था। बेसिकली जो मुराद सर के केस में एक डाउन साइड ये होता था कि थोड़ा सा ये चीजें मैकेनिकल लगने लग जाती थी, लेकिन अगर मैं बात करूं विवेक सिंह सर के केस में तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता था, जो फ्लो होता था बहुत ही ऑर्गेनिक होता था। ये तो हो गया इनका लेक्चर। फिर उसके बाद इनका जो बुक होता था, ये बुक मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, एक सिंगल ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत ही हेल्पफुल है फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस में थोड़ा और चीजें की रिक्वायरमेंट होता है, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। प्रैक्टिस के लिए विवेक सिंह सर का ये जो इको 550 करके एक बुक आता था, वो मैं फॉलो करता था। ठीक है, अब मैं इनका कंटेंट कैसे फॉलो किया था। सबसे पहले मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करता था, सिलेबस मैपिंग कर लेता था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया ये बैंकिंग से है, 2018 में अगेन मॉनेटरी पॉलिसी से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया रहता था, किस टॉपिक से आ रहा है, कैसे आ रहा है, एंड आई डिड दैट। देखो आप बोलोगे कि आपने इतना कैसे किया, द थिंग इज दैट कि आई हैव लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो इसकी वजह से मेरे पास टाइम था, और मैं अपने मतलब प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम देता था। मतलब ऑन एन एवरेज माय प्रिपरेशन टाइम वाज मिनिमम 10-12 आवर्स, और वो भी मैं लाइब्रेरी में जाकर मतलब बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से करता था। तो मेरे पास टाइम था, और मेरे को लर्न करना था, मेरे को इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई फॉलोड लाइक दिस। फिर वीडियो लेक्चर्स के लिए मैंने क्या किया, वीडियो लेक्चर्स के लिए विवेक सिंह सर का ऐसा वीडियो लेक्चर्स होता था, वो मैंने कवर किया, जो कि मैंने प्रेप लेटर से फॉलो किया था। देन रनिंग नोट्स मैं इस तरीके से बनाता था अपना, अगर मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ, रनिंग नोट्स मेरा बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाता था। तो मतलब जो सर लेक्चर में कवर कर रहा है उसको मैं, जैसे मनी क्रिएशन का किस तरीके से करते हैं, वो पूरा मैं अपना रनिंग नोट्स पैरेलल में बनाता था। तो साथ ही साथ जो बुक होता था, रनिंग नोट्स मतलब मैंने प्रिपेयर कर लिया लेक्चर करते वक्त, फिर उसके बाद मैं बुक को रीड करता था, और बुक में ही मैं बहुत ज्यादा एनोटेशन वगैरह करते रहता था, मतलब हार्ड कॉपी बुक भी और डिजिटल कॉपी, क्योंकि दोनों ही कॉपीज थी अवेलेबल मेरे पास। तो इस तरीके से मतलब इसमें एनालाइज करना, उसमें इंगेज करके करना, किस तरीके से रियल जीडीपी पर कैपिटा या फिर जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे करता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं वहां पर ड्रॉ करता था, और ड्रॉ करके चीजों को अप्लाई करके समझने की कोशिश करता था, क्योंकि इकोनॉमी इज लाइक दैट कि आपको अगर पूरा, अगर आप ब्लैंक हो और उसके बाद सारी की सारी चीजें रिक्रिएट करनी है, अगर आप वो चीज रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हो, इट वुड नॉट हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम, क्योंकि इट इज वेरी वेरी अप्लाइड सब्जेक्ट, कॉन्सेप्चुअल। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप सबको छोड़ दो, सबको साइड में रखो, सारी की सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश करो वाइल स्टडिंग। फिर प्रैक्टिस के लिए इको 550 में यूज करता था, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ पर 550 क्वेश्चंस सर देते थे अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते थे, जो मतलब अक्रॉस ऑल चैप्टर्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये अगर आप कर लेते हो ना, तो आई बिलीव कि नाउ यू डोंट नीड एनी अदर सोर्सेस टू रेफर, क्योंकि ये हर कॉन्सेप्ट इसमें टेस्ट हो जाता है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए, कि आपने जो समझा क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आपकी थिंकिंग उस तरीके से इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज़ है। और फाइनली मैं टेस्ट सीरीज देता था। टेस्ट सीरीज मतलब जो मैंने फाइनल अटेम्प्ट में एसएसजी लिया हुआ था, तो उससे मैंने सारे टेस्ट सीरीज दिए हुए थे। ठीक है, इस तरीके से, जस्ट अ सेकंड,
इस तरीके से मैंने इनका विवेक सिंह सर का मैंने पूरा कंटेंट कवर किया था। अगर चाहिए तो मैं उनका जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जस्ट टू गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ हाउ इट वर्क्स। जैसे विवेक सिंह सर का ये बुक है, मैंने जो प्रिंट आउट ये हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी में मैं कैसे यूज़ करता था, ये देखो। बुक में ही मैं ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेटा होते थे, मैं वैसे लिख लेता था। ये सारा का सारा फैक्ट्स डेटा हो गया। फिर उसके बाद उसी में ये जो जैसे फॉर एग्जांपल जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, कैपिटल होता है, नेचुरल रिसोर्स लैंड होता है, हाउस होल्ड होता है, वो कैसे वर्क करता है, फिर इसका आउटपुट कैसे फॉर्म करते हैं, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज क्या होती है। दिस इज हाउ आई यूज टू राइट ऑन द बुक इटसेल्फ, ताकि सारी की सारी चीजें एकदम अप्लाइड नेचर में चले। मैं इंगेज होकर पढ़ता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेयर रीडिंग कर रहा, ठीक है हो गया, हाईलाइट पे हाईलाइट किए जा रहे हैं, वैसा नहीं। आई इंगेज, जैसे ये फॉर्मेशन है, जैसे द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉर्मेशन का क्या, परसेंटेज इंक्रीज कंसिस्टेंटली इज बिट डिफिकल्ट। तो इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू कैन इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज उतना नहीं होता, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 29.30, 28.60, बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू काफी इंक्रीज करता है। तो वैसा, तो इस तरीके से मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पर स्टिकी नोट्स लगाकर उसको लिखना। फिर पर्पज ऑफ शोइंग दिस थिंग इज दैट कि हम उनके बुक को, उनके नोट्स को किस तरीके से बहुत ही इंगेज्ड होकर कर सकते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट है तो उसमें इट इज बोथ बॉन्ड एज वेल एज इक्विटी, यहाँ पर सेबी से रेगुलेट करती है। सेम गोस फॉर मनी मार्केट, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, आरबीआई होता है, बैंक्स होता है, जो अच्छे जिसका क्रेडिट वर्दी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लाइकवाइज ये सारी की सारी चीजें मैं आई जस्ट वांटेड टू शो कि किस तरीके से मैं कवर करता था। फिर वहां पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते थे, जो करंट अफेयर्स में डेवलप होते थे, वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता था। राइट, ये जस्ट जस्ट टू शो यू कि ये किस तरीके से मैं इसको यूज करता था। मेरा खुद का ये ये जो बुक होता था वो मैं दिखा दिया। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट मेरा सेल्फ नोट्स, तो सेल्फ नोट्स ऐसा ही होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये, तो इस तरीके से मेरा ये सेल्फ नोट्स जो सर के लेक्चर से मैं रनिंग नोट्स इस तरीके से मैं प्रिपेयर करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, राइट, जैसे करेंसी स्वैप है, तो ये यहाँ पर यूएस हो गया, इंडिया हो गया, किस तरीके से करेंसी स्वैप वर्क करता है, उसकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है व्हेन आई एम अटेंडिंग द लेक्चर, तो वो चीज मैं यहाँ पर लिखने की ट्राई करता था। देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, उसको स्टॉक का एग्जांपल क्या है, फ्लो का एग्जांपल क्या है, एंड देन इलस्ट्रेशन उसका एग्जांपल कैसे कोड करना है, उसकी बैलेंस शीट अगर बनाकर देखनी है तो कैसे देखनी है। तो दिस इज हाउ आई यूज टू प्रिपेयर रनिंग नोट्स ऑफ द लेक्चर विच आई रेफर्ड फ्रॉम विवेक सिंह सर। फिर उसके बाद उनका जो डिजिटल बुक होता था, जो डिजिटल कॉपी होती थी, सॉफ्ट कॉपी, उसमें भी मैं इसी तरीके से मैं नोट्स ऐड कर लेता था। और फिर जो कंटेंट होता था, कंटेंट तो मैं रीड करता ही था। एक मिनट, आई थिंक इट इज गेटिंग बिट स्लो। या सी, तो मैं इसी में ही देख लो, दिस इज हाउ आई यूज टू अप्लाई। यहाँ पर अप टर्न हो रहा है, यहाँ पर डाउन टर्न हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। देन दीज आर डाउन्स आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल, बूम्स एंड बर्स्ट जो होते थे ये बिजनेस साइकिल्स होते हैं। इसमें किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में ये डाउन टर्न या फिर अप टर्न हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, एवरीथिंग आई यूज टू अप्लाई नोट्स में किस तरीके से आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू कि किस तरीके से हम लोग, मैं सर के बुक को कितना ज्यादा कि मैं अप्लाई करके चीजों को रीड करने की कोशिश करता था। और फिर उसी में ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे, तो आई यूज टू सॉल्व इट हियर इटसेल्फ। फिर वहां पर अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता था। जैसे कोई टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आ गया, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर यहीं पर अटैच कर लिया। जैसे नीर रीर यहाँ पर पढ़ा मैंने, नीर रीर पर टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया, उसको मैंने यहीं पर अटैच कर लिया। राइट, इस तरीके से व्हेन वी रीड एंड कवर, तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर होती है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू जो हम लोग ओरिजिनल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ओके, अब ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, तो हम लोग ने दोनों चीजें डिस्कस कर ली। तो बेसिकली अगर आपको फ्रीली चीजों को करना है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं सेल्फ स्टडी के प्लान बता दे रहा हूँ, और फाइनल देन विल कंक्लूड फाइनली। ठीक है, तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है, बुक्स जो है आपको अगर फॉलो करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की जो है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड अभी तक का जो इंडियन इकोनॉमी है, उसको ये कवर करती है। बहुत बेहतरीन बुक है, आप आसानी से एक दो सिंपल आप रीडिंग करते जाओ। जस्ट डोंट ट्राई टू रिमेंबर और रिकॉल और मेमोराइज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू जस्ट ट्राई टू रीड एज अ स्टोरी की चीजें कैसे डेवलप हुई हैं। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन इकोनॉमी हैज इवॉल्व्ड। पहला, दूसरा, आपकी वोकेबुलरी भी रिफाइन होगी। दूसरा चीज जो आप फॉलो कर सकते हो वो है तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का बुक, क्लास 11 क्लास 12 का जो इकोनॉमी स्टेट बोर्ड का जो बुक है, बहुत बेहतरीन है, मैंने पर्सनली रीड किया, बहुत अच्छा बुक है। दिस यू कैन रेफर, राइट। तो ये एक चीज होगी। बट इंडियन जो एनसीईआरटी है सीबीएसई का, वो अवॉइड कर सकते हो, वो थोड़ा सा रैंडम है, उसका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, और थोड़ा सा वो उसका लैंग्वेज भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। रादर देन फॉलोइंग दैट, अगर आप तमिलनाडु का स्टेट बोर्ड अगर आप फॉलो करते हो इकोनॉमी के लिए, दैट इज ब्रिलियंट। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो हो गया, इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो बजट है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच जो होता है, उसको हमें क्या करना है,
लास्ट 4-5 ईयर्स के 2021 से 2024 तक के सारे स्पीचेस आप एक बार रीड कर लो, तो उससे क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है कि रीसेंट पास्ट में इकोनॉमी किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट का थ्रस्ट किस पॉइंट पर रहा है और हमारा इकोनॉमी कैसे डेवलप हुआ है। देन इकोनॉमिक सर्वे, वंस अगेन इकोनॉमिक सर्वे जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका 2020 से 2024 तक का हर चैप्टर का आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन रीड करना है और कंक्लूजन रीड करना है। इससे फायदा क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि हर चैप्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। दूसरा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप रीड करते हो तो आपको उसका एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक एसेंस समझ में आ जाता है कि उस चैप्टर का एसेंस क्या है। बाकी डिटेलिंग आपको नहीं कवर करनी, डिटेलिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन द कंटेंट हियर, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट द हिंदू में आता है और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड आता है, तो उसको आप इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स को आप रीड कर सकते हो, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हॉलिस्टिकली। क्योंकि ये मतलब ये चीजें पढ़ने से ना आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती है और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही नॉलेज बेस्ड कुछ कुछ होते हैं, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स होता है, नॉलेज का भी होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी होता है। तो दोनों को मिक्स करके जब आप पढ़ते हो तो आपकी मेच्योरिटी डेवलप होती है। क्योंकि आप ऐसे पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ सेबी का मतलब मान लो शेयर मार्केट का पढ़ रहे हो तो शेयर मार्केट का ही चीजें पढ़ते हो, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें इंटीग्रेटेड चीजें आती हैं, तो दैट विल एनहेंस यू। तो जो लोग बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट द राइट डिसीजन टू टेक स्पेसिफिकली टू द यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि उससे ना एक एक वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है और एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आती है, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आती है। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो अप्लाइड नेचर के आते हैं, अंडरस्टैंडिंग ट्रू अंडरस्टैंडिंग वो पूछते हैं, विच एक्चुअली गेट्स डेवलप व्हेन यू आर रीडिंग सम ऑथेंटिक सोर्सेस, अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे हो, इट हेल्प्स। फिर करंट अफेयर्स के लिए इन जनरल अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर मृणाल पटेल सर का आप फॉलो कर सकते हो, विन सीरीज उनकी आती है जिसमें वो पूरे ईयर का जो करंट अफेयर्स हुआ है वो कवर करते हैं। आप क्या कर सकते हो, इनका विन सीरीज पूरा फ्री है, तो आप पिछले 2-3 साल से लगातार अभी तक के सारे आप देख लो, उससे ना एक डेवलपमेंट आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें डेवलप हुई थी। आप पेड कोर्सेज भी कर सकते हो और अगर चाहिए तो आप फ्री कंटेंट जो अवेलेबल है, जैसे विवेक सिंह सर का जो बुक है, आई बिलीव दैट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन हिज टेलीग्राम चैनल, यू कैन यूज दैट। दूसरा मृणाल सर का वैसे आई डोंट हैव, बट इफ यू विल फाइंड देन ऑब्वियसली यू विल गेट द नोट्स आल्सो समवेयर। वैसे मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप उनका कोर्स मत सब्सक्राइब करो, इफ यू कैन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स व्हिच इज आउट देयर उनका। हाँ, लेकिन ये चीज मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको मैं ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मैकेनिकल एस्पेक्ट आकर आपका कट टू कट चीजें हैं तो आप मोराल सर को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको बहुत ही लॉजिकल चीजों को फील करके करना है, सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर विवेक सिंह सर्स कंटेंट। बोथ ऑफ देम आर रियली गुड। मैं पर्सनली मैं पहले विवेक अराउंड 1.5 ईयर तक मैंने मृणाल सर को फॉलो किया, फिर उसके बाद मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे थे तो फिर आई वांटेड टू रीड मोर, देन आई वेंट अहेड विद विवेक सिंह सर्स कोर्स और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्लान बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि हाउ टू कंप्लीट इट इन 10-15 डेज, वो मैं यहाँ पर प्लान आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। बेसिकली क्या करना है, वीकली स्टडी प्लानर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप मृणाल पटेल सर को फॉलो कर रहे हो तो डे 1 में आपको ये चीजें कवर करनी है, पिलर 1 ए मॉनेटरी पॉलिसी, पिलर 1 बी बैंकिंग। अगर आप विवेक सिंह सर को फॉलो कर रहे हो तो डे 1 पहले दिन आप उनका चैप्टर 1 आप रीड करके कंप्लीट कर लो, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, और उस पर बेस्ड आप पीवाईक्यूज। अगेन मैं बोल रहा हूँ एक बार अच्छी रीडिंग होने के बाद ये चीजें होती है, रिवीजन के सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि इतने कम टाइम में होगा। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम रीड करो तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ठीक है, फिर डे 2 में आप व्हाट यू कैन डू इज दैट पिलर 1 सी शेयर मार्केट, पिलर 1 डी पेंशन एंड इंश्योरेंस जो कि मृणाल सर का है वो आप कवर करो, एंड देन अगर आप विवेक सिंह सर को फॉलो कर रहे हो तो देन यू कैन ऑन डे 2 यू कैन कवर मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1। लाइकवाइज डे 3 में आप गवर्नमेंट बजटिंग कर सकते हो, यहाँ पर चैप्टर 3 मनी बैंकिंग पार्ट 2 कर सकते हो और यहाँ पर पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। डे 4 पिलर 2 बी फाइनेंस कमीशन ब्लैक ब्लैक मनी वाला पार्ट, और पिलर 2 सी जो सब्सिडीज हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये सारी की सारी चीजें आप पिलर डे 4 में कवर करो। और अगर आप विवेक सिंह सर को फॉलो करें तो यू कैन रीड चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजटिंग। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना ही करना, एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू दैट। फिर उसका डे 5 में आपको क्या करना है, जो भी पिलर 3 ए बैलेंस ऑफ पेमेंट है और पिलर 3 बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आप कवर करो। और सेम गोस फॉर विवेक सिंह सर कोर्स, अच्छा बुक, अगर आप उनका बुक रीड करें तो चैप्टर 5, 6, 7 जो कि लैंड रिफॉर्म्स होगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, वो चीजें आप कवर कर सकते हो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद डे 6 जो है आपका बैकलॉग, मतलब कि इसमें रीड करते वक्त हर दिन का टारगेट रखना है। अगर वो नहीं हो रहा है उसको अभी के लिए बैकलॉग में रखो, वो एक दिन आप 6th डे आपके पास है जब आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट वीक का आप टारगेट बना दो। देन इन सेकंड वीक तो आपको क्या करना है, डे 7 पर आपको करना क्या है, पिलर 4 ए एग्रीकल्चर, पिलर 4 बी मैन्युफैक्चरिंग। विवेक अगर आप मृणाल सर का फॉलो कर रहे हो वो आप कर सकते हो, विवेक सिंह सर का अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, ये जो चैप्टर है चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 वो कवर कर सकते हो। पैरेलली यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। डे 8 में पिलर 4 सी डिफरेंट प्लानिंग एंड देन इन्फ्लेशन हो गया, माइक्रो इकोनॉमी हो गया जो सर करते हैं 4 डी में वो। और चैप्टर 10 एंड 11 अगर आप विवेक सिंह सर को फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर 10 एंड 11 जो एग्रीकल्चर हो गया, सप्लाई चेन एंड फूड प्रोसेसिंग हो गया, दैट वी कैन कवर। लाइकवाइज डे 9 में इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर 5 एंड हियर चैप्टर 12 एंड 13 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड डे 10 पिलर 6
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और चैप्टर 14 यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। एक-एक दिन में आप इतना कवर कर सकते हो अगर आपका बेसिक लेवल का डेवलपमेंट है तो। और हर एक दिन आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पीवाईक्यूज एनालाइज करके चैप्टर पढ़ने हैं और फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको जैसा मैंने इको का बता दिया, या फिर अगर आप मृणाल सर का फॉलो करें तो मृणाल सर के बुक में ही वो है। और एक्स्ट्रा अगर आपको करना है तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप यू कैन रेफर, अदरवाइज यू कैन रीड हियर बट प्रैक्टिस फ्रॉम विवेक सिंह बुक, दैट इज वेरी वेरी गुड। फाइनली लास्ट डे में आप बैकलॉग कंप्लीशन कर सकते हो। आप ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से एक एक दो दो दिन एक्स्ट्रा आप आगे पीछे कर सकते हो, बट डू नॉट स्ट्रेच। मतलब जैसे इसको अगर मैंने एक दिन दिया तो इसको आप एट मैक्स 2 दिन कर सकते हो। इवन इफ यू आर डूइंग दिस तो इफेक्टिवली देखो तो हम लोग ने 9 डेज में ये सारी चीजें कवर की है। एट मैक्स यू कैन डबल इट 18 डेज। 18 डेज से ज्यादा ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और 18 डेज वो भी मैं ऊपर अपर साइड में बता रहा हूँ। एक्चुअल में देखा जाए तो उससे कम में ही आपको चीजों को कवर करके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, दिस इज इट। एंड हाँ, मतलब अगर आपको फ्री में करना है ना, तो एक और मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से मुडाल सर का अगर आपको फ्री में कवर करना है तो उनका अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर आपको उनका नोट्स मिल गया कहीं से और अगर आपके पास कोर्स नहीं है, फ्रीली अगर आप करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज दैट उनका यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है, मुडाल पटेल इकोनॉमिक्स। अगर आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट, उसमें अराउंड 70 ऑड क्वेश्चन 160 के वीडियोस हैं, पर बहुत ही छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे ऐसे ऐसे हैं, और कुछ चीजें रिपीटेड है। तो अगर आप देखोगे तो इसको भी एट मैक्स आप 7 to 10 डेज में कवर कर सकते हो, पैरेलली रीड रीड कर करके, वीडियो लेक्चर देख देख कर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो हमारी चीजें पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक प्लानर बता दिया, आपको सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली जो भी मेरे को डिस्कस करनी थी। आपको मैंने बता दिया कि कैसे दोनों सोर्सेस को बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो, वेदर इट इज मुरडाल सर और विवेक सिंह सर। ठीक है, आई होप इट वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई होप मतलब मैंने जो चीजें मैंने कवर की हैं एंड टू एंड मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की। और इस अगर आप इस तरीके से चीजों को प्लान करके स्ट्रेटेजिकली कर रहे हो, दिस इज माय प्रॉमिस दैट यू वुड नेवर एवर फाइंड एनी चैलेंज स्पेसिफिकली इन इकोनॉमी। ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग एनीथिंग, एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कि कैसे कहां से चीजों को फॉलो करें, क्या कवर करना है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई भी चीज है, व्हाटएवर इट इज, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, that's it from this video. Thank you so much for your patient listening. प्लीज फॉलो द प्लान विच आई हैव शेयर्ड विद यू। इसका प्रिंट आउट ले लेना, मैं उसको शेयर कर दूंगा और उसके हिसाब से यू कैन जस्ट मैप एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।